हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशंस भी कंडक्ट किए हैं जिनको हम वैल्यू एडेड सेशंस कहते हैं, जैसे करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, क्रैक द बोर्ड, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एंड सो ऑन। मैं ये वाले लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूंगा जब सही टाइम आएगा। बट फिलहाल हम चलते हैं अपने क्लास 10th के एक चैप्टर के साथ जो हम शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने दो नई क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक का नाम था डोबरेनर्स ट्रायड और दूसरे का नाम था न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। बट सिंस उन दोनों क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे और वो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए अब हम मूव कर रहे थे नई क्लासिफिकेशन जो ज़्यादा बेटर हो, जिसका नाम था या है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने भी, जो एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने 1869 ठीक कुछ समय के बाद जब न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, तो डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया उसी तरीके से जो बाकी लोगों ने क्लासिफाई किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। क्योंकि अब काफी ज्यादा केमिस्ट को पता चल चुका था कि इन्हीं दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसकी वजह से ऐसा फॉलो होता आ रहा है, और उस रिलेशन को हम यूज करके एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे ताकि हम भी उनको अच्छे से समझ सकें और दूसरों को समझा सकें। बेस्ड ऑन ये दो प्रॉपर्टीज उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बनाया जिसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये क्या कहता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं या पीरियोडिक फंक्शंस है किनका, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का। अब पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का एक और नाम हम यूज कर सकते हैं या आपको बुक्स में मिल जाएगा, वो है पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का मतलब होता है समथिंग which repeats after fixed time interval। तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स के अंदर टाइम टेबल आता है ना। वो कहते हैं कि अब फिजिक्स का पीरियड है, अब साइंस का पीरियड है, अब मैथ्स का पीरियड है। तो ये वर्ड पीरियड इसलिए आता है क्योंकि चीजें जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस या फिर पीरियोडिसिटी। तो मेंडलीव ने भी यही कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद अपने आप को रिपीट करती हैं अगर आप उनको मेरे बनाए हुए टेबल में प्लेस करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से जब एलिमेंट्स प्लेस होगा उनके टेबल के अंदर, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की खुद ब खुद रिपीट होंगी, सिमिलर आएंगी। सेम नहीं आएंगी, क्या आएंगी, सिमिलर। इस लॉ के ऊपर बेस्ड उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसके अंदर उन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल रोज यूज किए। ये हॉरिजॉन्टल रोज का उन्होंने नाम रखा पीरियड, और उनके टेबल के अंदर ऐसे 6 पीरियड्स थे और कुछ थे वर्टिकल कॉलम्स जिनका उन्होंने नाम क्या रखा, ग्रुप्स। उनके कॉलम के अंदर 8, उनके टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स थे। हर ग्रुप ए और बी कैटेगरी में डिवाइडेड था, इसलिए टोटल उनके पास 16 सब ग्रुप्स कह लीजिए, या टोटल मिला के 16 कॉलम थे या ग्रुप्स थे। और
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन्होंने कैसे पढ़ी थी? बाय रिएक्टिंग हर एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब उन्होंने हर एलिमेंट को एक एक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कैसे कंपाउंड बनते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उस पे बेस्ड उन्होंने क्या बनाया? पीरियोडिक टेबल। तो आइए देखते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पीरियड हमारे पास फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। तो पीरियड जो होते हैं वो ऐसे स्टडी किए जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जो होता है वो पीरियड स्टडी किया जाता है, इसलिए ये रोज है। और ये हमारे कॉलम हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एंड यहां तक करते करते 8 कॉलम। आप देख सकते हैं कि हर ग्रुप ए और बी कैटेगरी में डिवाइडेड है, इसीलिए कुल मिला के हमारे पास कितने हो जाते हैं? 16 सब ग्रुप्स कह लीजिए या ग्रुप हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फॉर्मूले बना रखे हैं उनके ऑक्साइड के और हाइड्राइड्स के। मैं आपके लिए ये फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला क्या होता है? R2, और H के साथ फॉर्मूला क्या होता है? RH। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का फॉर्मूला ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? RO, एंड हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? RH2। देन आ गया हमारा थर्ड ग्रुप R2O3, एंड ये क्या होता है? RH3। 4 में आ जाता है RO2, और ये आ जाता है RH4। R हमारा एलिमेंट है। देन फिफ्थ के अंदर ये आ जाता है R2O5, और फॉर्मूला हाइड्राइड का क्या आ जाता है? RH3। और सिक्स्थ में ये क्या हो जाता है? RO3, और हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला क्या आ जाता है? RH2। हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले आप देख सकते हैं कुछ सिमिलर आ रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ R2O7, और हाइड्राइड के साथ RH आ जाता है। और 8th ग्रुप के एलिमेंट को उन्होंने सिर्फ प्रेफर किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, और वो फॉर्मूला आ गया RO4। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टेबल के अंदर 6 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम कहते हैं पीरियड, और 16 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। अगर किसी कॉलम के अंदर A सब ग्रुप है तो उसके अंदर उसके नीचे वाले एलिमेंट आएंगे, और अगर B सब ग्रुप है तो उसके अंदर ये वाले नीचे वाले एलिमेंट काउंट होंगे। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसकी ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स प्लेस हो चुके हैं। मेंडलीव के टाइम पे ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास एलिमेंट्स थे जो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। हमें तो बहुत छोटा सा वर्जन लिया है इस टेबल का। तो बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। क्या फायदा था, बेनिफिट था मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन का? ये ज्यादा सिस्टमैटिक था पहली क्लासिफिकेशन के अंदर क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर टेबल इन्वॉल्व था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर, और वो ये है मेंडलीव के अंदर, ही लेफ्ट ब्लैंक्स। उनके टेबल में ब्लैंक्स थे किनके लिए? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई चीज के बारे में प्रिडिक्शन करो कि ये हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि ये होगा, लेकिन मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उनको कुछ गैप्स छोड़ने पड़ गए। ये देखिए, जिंक के बाद ये एक गैप है, ये एक और गैप है, ये एक और गैप है। मतलब यहां पर उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि नेचर में अभी भी ये 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोई साइंटिस्ट इनको डिस्कवर नहीं कर पाया। उन्होंने यहां तक भी बता दिया कि इन एलिमेंट्स के जो मासेस होंगे वो 65 से ज्यादा होंगे और 75 अप्रोक्सीमेट से कम होंगे, क्योंकि ये जिंक के बाद आ रहे हैं
और आर्सेनिक, AS का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक से पहले आ रहे हैं और जिंक के बाद आ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया कि ये एलिमेंट जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनके मासेस इससे ज्यादा और इससे कम होंगे। उन्होंने यहां तक भी बता दिया कि अगर कल को ये एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके फॉर्मूला भी क्या होंगे। और फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते, तो इस एलिमेंट का नाम जो एल्यूमिनियम के नीचे है, उन्होंने इसका नाम रख दिया एकह एल्यूमिनियम। एकह एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे। अब आपको काफी हैरानी होगी कि एक रशियन साइंटिस्ट संस्कृत की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृत लैंग्वेज बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत आसान मानी जाती थी और काफ़ी मीनिंगफुल थी। एंशिएंट साइंस बहुत हद तक संस्कृत के अंदर है। वो अलग बात है कि हमारे देश ने, हमारे लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं करी, इस वजह से अब ये धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, कोई पूछता नहीं है। अदरवाइज लोग पहले संस्कृत में ही वर्ल्ड के अंदर साइंस को पढ़ते थे, या तो वो किसी और लैंग्वेज में पढ़े या फिर वो संस्कृत में पढ़े। संस्कृत वॉज फार बेटर, ईजी एंड यूजफुल एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, जो हम लैटिन और ग्रीक की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि उनकी लैंग्वेज पुरानी है, हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज पुरानी है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एक एल्यूमिनियम। और जैसे ये एलिमेंट सिलिकॉन के नीचे है तो इसका उन्होंने नाम रख दिया एक सिलिकॉन। तो मतलब सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट, एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट। कई जगह पे तो दो एलिमेंट नीचे अनडिस्कवर्ड थे, तो उन्होंने संस्कृत वर्ड यूज किया द्वि। तो द्वि का मतलब होता है दो एलिमेंट इस एलिमेंट के नीचे। ये मैं रैंडम सा बता रहा हूं आपको। एक्स, लेट्स सपोज वो अननोन एलिमेंट था एक्स, उसके नीचे दो एलिमेंट जो है वो क्या है, अनडिस्कवर्ड है। तो ऐसे करके उन्होंने इन एलिमेंट्स के नाम रख दिए। और बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, मैं आपको उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक एलिमेंट था एक एल्यूमिनियम जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो आगे जाके डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, गैलियम। मेंडलीव ने उसका मास बताया कि इसका मास 68 के आसपास होना चाहिए, और जब उसका मास आया तो 69.7, क्लोज इनफ। उन्होंने यहां तक भी बता दिया कि इस एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, E2O3। और वाकई में जब गैलियम ऑक्साइड बनाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ga2O3। अगर ये एलिमेंट क्लोराइड बनाता तो उसका फॉर्मूला होता है ECl3, और जब गैलियम क्लोराइड बनाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, GaCl3। तो देखिए कितनी अच्छी बात है मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की कि आपको अननोन एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल गया। मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो तो प्लेस हुए ही हुए, पर नए एलिमेंट्स भी आपको मिल गए। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए, एक बोरॉन जो बाद में क्या बन गया, स्कैंडियम, एक एल्यूमिनियम जो बाद में बन गया गैलियम, और एक सिलिकॉन जो बाद में क्या बन गया, जर्मेनियम। तो ये कुछ खास बातें हैं मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ही यही है कि नए एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए। तीसरा जो क्लासिफिकेशन आता है कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हमारे लिए डाउटफुल थे, कि कुछ में कॉन्ट्राडिक्शन थी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ने डाउटफुल एलिमेंट्स के भी मासेस ठीक कर दिए। जैसे हम बेरिलियम का मास कितना मानते थे, 13.5, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि मेंडलीव के हिसाब से उसका मास तो कम होना चाहिए, उसका मास कितना होना चाहिए, 9। तो हमने डाउटफुल मासेस को भी क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो ये बेस्ट पार्ट था मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का, जिसको हम काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स की भी। यस, देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की पोजीशन के साथ। हम चलते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। तो ये है हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब आप देखिए, हमने हाइड्रोजन को यहां प्लेस किया,
ये हाइड्रोजन एक अच्छा खासा क्या है, नॉन मेटल। और बाकी के एलिमेंट्स को जब हमने प्लेस करना शुरू किया, भाई हाइड्रोजन को हमने टेबल में एज अ फर्स्ट एलिमेंट रखा, और उनको फर्स्ट एलिमेंट इसलिए रखा क्योंकि उसका मास ही कितना था, 1 था, सबसे कम मास हाइड्रोजन का है। और जब करते करते बाकी एलिमेंट प्लेस किए गए, तो जो बाकी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे आए, वो सारे के सारे हाईली रिएक्टिव क्या थे, मेटल्स थे। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि एक नॉन मेटल को एक ऐसे ग्रुप में रखा जो मेटल्स को बिलोंग करता है। तो ये थी प्रॉब्लम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ। दूसरा जो ड्रॉबैक हमारा आता है मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन के साथ, वो है पोजीशन आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स कौन होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके अंदर एटम सेम होता है पर उसके मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम में है। अब हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, और कार्बन के हमने देखे हैं कि 2 एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12, और जो दूसरा कार्बन एटम है उसका मास कितना है, 14। अब ये वाला तो हमने यहां पे प्लेस कर दिया, जो जिसको जहां पे आना चाहिए था। लेकिन जब हम इसके साथ कार्बन 14 को भी रख देते हैं, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि आपने 2 अलग अलग मासेस साथ में क्यों रख दिए। और अगर मैं इस कार्बन को नाइट्रोजन के साथ रखता हूं जिसका भी मास 14 है और कार्बन का भी मास 14 है, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आपने 2 अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट साथ में क्यों रख दिए। मतलब कार्बन का जो दूसरा आइसोटोप था C14, उसके लिए इस टेबल में कोई जगह नहीं थी। कार्बन ही नहीं, आपको पता है हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। एक का मास कितना होता है, 1, एक का मास कितना होता है, 2, एक का मास कितना होता है, 3। टेबल में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको पता है ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का मास होता है 16, एक का मास होता है ऑक्सीजन का 17, एक का मास कितना होता है 18, लेकिन टेबल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सेम जगह में आते हैं तो अलग अलग मासेस इकट्ठे क्यों आ रहे हैं, और उनको अलग अलग जगह दो तो अलग अलग प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन के अंदर। अब इसलिए उन्होंने आइसोटोप्स को बाहर कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, तो आर्गन एक नोबल गैस है जिसका मास कितना है, 40, और पोटेशियम एक रिएक्टिव मेटल है जिसका मास कितना है, 39। मतलब पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए। नोइंग द फैक्ट कि मेंडलीव अपने लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, उन्होंने आर्गन को हायर मास को पहले रखा पोटेशियम से। इनफैक्ट जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, नोबल गैसेस काफ़ी देर बाद डिस्कवर हुई थी, वो इस रीज़न की वजह से क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती किसी से, तो लोगों को पता ही नहीं था इनके बारे में। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो हमने उनको एक नया कॉलम देने की कोशिश करी। तो अब देखो, मैं अगर यहाँ पे हीलियम रख देता हूँ, यहाँ पे नियॉन रख देता हूँ और यहाँ पे आर्गन रख देता हूँ, तो आर्गन का मास कितना है, 40। इसके बाद कौन आ गया, 39। तो लोगों ने कहा कि मेंडलीव आप अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लॉ को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो। अब वो मजबूर थे, वो कहते थे कि मैंने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है, वो इस ग्रुप में आना चाहिए, वो हाईली रिएक्टिव है। लेकिन आर्गन एक नोबल गैस है तो वो यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि सारी नोबल गैसेस यहाँ पर आ रही हैं और वो रिएक्ट नहीं करती। पर क्या करें, वो मजबूर थे, वो अपने ही लॉ को फॉलो ना करके प्रॉपर्टीज पे ज्यादा कंसर्न थे, पर लोगों ने इस चीज को ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया।
तो ये एक और बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन का। और अगला जो ड्रॉबैक हमारे पास आता है मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि कुछ अलग अलग एलिमेंट्स आने चाहिए थे, उनको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने उनको इकट्ठा रख दिया। और कुछ ऐसे एलिमेंट जो साथ में आने चाहिए थे उनको उन्होंने अलग कर दिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल हैं, ये साथ में आने चाहिए, लेकिन इनके साथ उन्होंने इन 3 एलिमेंट्स को रख दिया जो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो उन्होंने साथ साथ रख दिया, जो लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया। हालांकि आपके लिए ये 3 ड्रॉबैक्स बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन 5th ड्रॉबैक आपके कोर्स के लिए अभी बना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि मेंडलीव को नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों टाइप के एलिमेंट्स, मतलब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, कहाँ पे ढंग से रखे जाने चाहिए। मेंडलीव ने जहां जगह देखी बस इनको प्लेस कर दिया। तो ये थे हमारे ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन के, राइट। तो देखते हैं एनसीईआरटी के इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस। कहते हैं यूज मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और बताइए कि इन ऑक्साइड्स, इन मेटल्स के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब पोटेशियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, K2O। कार्बन 14th ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 4 को बिलोंग करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2। एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। सिलिकॉन भी 4th ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला कार्बन के जैसा होगा, तो वो हो गया SiO2। और बेरियम 2nd ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, Ba2। तो जो जिसका ग्रुप नंबर है उस हिसाब से हमने उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बना दिया। कहते हैं गैलियम के अलावा कौन से दूसरे एलिमेंट हैं जो डिस्कवर हुए इस टेबल के अंदर। तो एक हमारा कौन सा था, स्कैंडियम, और एक और हमारा कौन सा था, जर्मेनियम, जो डिस्कवर हुए थे मेंडलीव के टेबल की मदद से। क्या क्राइटेरिया मेंडलीव ने यूज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज को बेसिस रखते हुए उन्होंने टेबल को बनाया था कि टेबल के अंदर एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस सो देयर प्रॉपर्टीज विल रिपीट themselves after a fixed time intervals. Then next question कहता है कि why do you think noble gases are placed separately in a separate group? क्योंकि noble gases are non-reactive, hence they have entirely new properties in comparison to others, hence they were kept in a separate group. इसलिए इनका एक नया ग्रुप बनाया गया, hence they were kept in a new or separate group। क्योंकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, पर नोबल गैसेस तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनके लिए हमें क्या चाहिए था, एक नया ग्रुप चाहिए था। तो ये हमारे इन टेक्स्ट के 4, 5, 6 और 7th
क्वेश्चन थे। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर जो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे ही काइंड ऑफ बेस है। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। एंड अगर आपका भी कोई पर्सनल डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिक्कत परेशानी है, तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू लेट मी नो। यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस के ऊपर, और आपके क्लियर करने पे मैं मदद करूँगा ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा से समझ में आ जाए। Till then, study hard, take care, bye bye from School of Science.